नमस्कार। वर्ल्ड मैप सीरीज में हम यूरोप में चले गए थे। यूरोपियन कॉन्टिनेंट के हम कंट्रीज को देख रहे थे, जिसमें हमने स्कैंडिनेवियाई देश, बाल्टिक देश, नॉर्डिक देश क्या होते हैं, कौन कौन होते हैं, ये सारा कुछ समझ लिया था। इवन की रशियन फेडरेशन जो 1991 में टूटा था, उसके भी हमने 15 देश देख लिए थे, जिसमें क्या क्या था, केकेटीटीयू, सेंट्रल एशिया के 5 देश, बाल्टिक और स्कैंडिनेवियाई बोल रहे, बाल्टिक देश थे और काकेशस थे। और उसके बाद अलग से क्या याद रखेंगे, बेलारूस और यूक्रेन। यूक्रेन को तो धो रहा है, तो यूक्रेन याद रखेंगे। यूक्रेन के नीचे आपको मिलेगा एक मोल्डोवा, तो मोल्डोवा। ये टोटल मिला के और रसिया खुद 15 देश होते हैं, तो वो भी हमने देख लिया था। आइए आगे देखते हैं। एक काम करते हैं, इधर ऊपर ऊपर का निपटा देते हैं, फिर इधर मेन लैंड में आकर के ऐसे निकल जाएंगे। तो इधर एक देखिएगा ना, तो ये इसको कहा जाता है ब्रिटिश आइल्स। क्या कहा जाता है? ब्रिटिश आइल्स। ब्रिटिश आइल्स और मेन मतलब मेन लैंड जो यूरोप है, उसके बीच के जो समुंदर है ना, इसी को कहा जाता है इंग्लिश चैनल। सब डूब डूब के इसको पार करते रहता है, फलाना इंग्लिश चैनल पार कर गए, चिलाना इंग्लिश चैनल पार कर गए। तो ये इंग्लिश चैनल किस दो कंट्री के बीच में है? तो फ्रांस और इंग्लैंड के बीच का जो समुंदर है ना, उसको क्या बोलते हैं? इंग्लिश चैनल। फ्रांस और इंग्लैंड के बीच का जो चैनल है, उसको क्या बोलते हैं? इंग्लिश चैनल। मतलब समुंदर को क्या बोलते हैं? इंग्लिश चैनल। इसी को सब पार करते रहता है। बहुत लोग जिसको भी तैरने का शौक होता है, वो इंग्लिश चैनल में डुबकी लगा के पार करता है, इधर से उधर चला जाता है इंग्लैंड, या इंग्लैंड से कूदता है तो आ जाता है फ्रांस। इंग्लैंड एक्चुअली 3 कंट्री का, यहाँ पे 3 कंट्री है। नीचे में है ये आपका इंग्लैंड, उसके बाद आपका स्कॉटलैंड और ऊपर में है वेल्स। क्या है? इंग्लैंड, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड। ये वही स्कॉटलैंड है, ग्लासगो वाला, जहां पे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का आपका सम्मेलन हुआ था। और ये आपका वेल्स। ब्रिटिश आइल्स पे कितने देश हैं? 3। तीनों को मिला करके, मतलब वेल्स प्लस स्कॉटलैंड प्लस इंग्लैंड, इन तीनों को क्या कहते हैं? ग्रेट ब्रिटेन। इस आइलैंड का ज्योग्राफिकल नेम क्या है? ब्रिटिश आइल। ब्रिटिश आइल। ब्रिटिश आइल पे कितने देश हैं? 3 देश हैं, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स, इन तीनों देश को मिलाकर के क्या बोलते हैं? ग्रेट ब्रिटेन। जब तीनों के बारे में एक ही बार बोलना होगा, तो आपको क्या बोलना होगा? ग्रेट ब्रिटेन। अभी देखिए, ग्रेट ब्रिटेन ग्रेट ब्रिटेन प्लस नॉर्दर्न नॉर्दर्न आयरलैंड। ग्रेट ब्रिटेन प्लस नॉर्दर्न आयरलैंड को क्या बोलते हैं? यूनाइटेड किंगडम। फिर से एक बार समझिए, बोले ना ये, इधर एक तो यूरोपियन यूनियन है, उसके अलावा छोटे छोटे अपना सब देश बना के रखा है, अपना ग्रुप बना के रखा है। फिर से देखिए, ज्योग्राफिकल नेम जो है इस आइलैंड का, जो ये लंबा सा आइलैंड दिख रहा है, इसका नाम है ब्रिटिश आइल। ब्रिटिश आइल। ब्रिटिश आइल आइलैंड पे 3 देश। नीचे से जाएंगे तो नंबर 1 इंग्लैंड, नंबर 2 स्कॉटलैंड, नंबर 3 वेल्स। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, इन तीनों को सिर्फ इतना लेंगे, इन तीनों को मिला के क्या बोलते हैं? ग्रेट ब्रिटेन। क्या बोलते हैं? ग्रेट ब्रिटेन। इसके बगल में इस आइलैंड का जो नाम है, इसका जो नाम है ज्योग्राफिकल, इसका नाम है इमराल्ड। इमराल्ड। इमराल्ड आइलैंड। इसका क्या नाम है? इमराल्ड आइलैंड। तो इमराल्ड आइलैंड का नॉर्दर्न वाला हिस्सा जैसे ही मिला लीजिएगा, मतलब ग्रेट ब्रिटेन में नॉर्दर्न आयरलैंड, इतना थोड़ा सा बेलफास्ट वाला एरिया, थोड़ा सा इतना मिला लेंगे, तो वो हो जाता है यूनाइटेड किंगडम। तो जब आप बात कर रहे हैं, अगर आप बोल रहे हैं यूनाइटेड किंगडम, तो उसमें 3 देश प्लस इमराल्ड आइलैंड का नॉर्दर्न पार्ट, मतलब आयरलैंड का नॉर्दर्न पार्ट, तो हो जाता है यूनाइटेड किंगडम। नॉर्दर्न पार्ट अगर ढक लिए तो हो गया ग्रेट ब्रिटेन। और ऐसे ज्योग्राफिकल नाम क्या है? ब्रिटिश आइल। ब्रिटिश आइल और फ्रांस, फ्रांस के नॉर्दर्न पार्ट को क्या बोलते हैं? नरमंडी। क्या बोलते हैं? नरमंडी। नरमंडी और ब्रिटिश आइल के बीच का जो समुंदर है ना, उसको क्या बोलते हैं? इंग्लिश चैनल। तो इतनी बात आप याद रखेंगे। ब्रिटिश आइल पे कितने देश? 3 देश, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, तीनों का एक समूह का नाम है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन में जब हम नॉर्दर्न आइलैंड को ऐड कर लेते हैं, तो हो जाता है यूनाइटेड किंगडम। तो ये हुआ आपका इंग्लैंड वालों का, जो एओ ह्यूम थे ना, एओ ह्यूम, एओ ह्यूम कौन थे? एओ ह्यूम
कांग्रेस को एस्टेब्लिश करने वाले थे वो स्कॉटलैंड के थे। स्कॉटलैंड के कौन थे? एओ ह्यूम, जिन्होंने भारत में कांग्रेस बनाया। कांग्रेस बनाने वाले एओ ह्यूम ही थे। और इसी एओ ह्यूम के चलते ही सेफ्टी वेल्व थ्योरी, चूंकि अभी तक ये डिसाइड नहीं हो पाया है कि सेफ्टी वेल्व थ्योरी सच में था या नहीं था। सेफ्टी वेल्व थ्योरी का नाम दिए थे हमारे लाला लाजपत राय। उन्होंने कहा था कि एओ ह्यूम जो था वो जासूस था इंग्लैंड वालों का, कि तुम ना उधर के 10-12 लोगों को पकड़ करके एक कमिटी बना दो, एक संस्थान बना दो जो सेफ्टी वेल्व के जैसा काम करेगा। सेफ्टी वेल्व इन सेंस क्या? जैसे कुकर में सेफ्टी वेल्व लगा रहता है ना, कि आप अगर भूल गए तो प्रेशर बढ़ते बढ़ते वो क्रैक कर जाएगा और आप बच जाओगे। तो 1857 की क्रांति हुई थी, उसमें अंग्रेज सब कुचा गया था। अब वो लोग दोबारा ऐसा नहीं चाहता था कि ऐसा फिर आदमी उबलते उबलते 1857 टाइप का धर के थूर दे। तो इसलिए उन्होंने एओ हुम को ऐसा सिखा करके भेजा कि जाओ और वहां के 10, 12, 20, 25 आदमी को पकड़ करके एक समूह बनाओ जो कि हम लोग के लिए सेफ्टी वेल्व की तरह काम करे। जैसे ही प्रेशर बढ़े ना, तो उन लोग को हम लोग बता देंगे, वो लोग जाके अपने पब्लिक को शांत कर देगा। तो लाला लाजपत राय ने कमेंट किया था कि ये कांग्रेस नहीं है, ये सेफ्टी वेल्व है, अंग्रेजों के लिए सेफ्टी वेल्व। तो ये एक बार और समझिए इसको, थोड़ा हौच पौच है यहाँ पे, एक बार और समझिए। ये जो, इसको अभी मत देखिए, ये जो बड़ा सा आपको आइलैंड दिख रहा है ऐसा खड़ा खड़ा 3 मोहल्ला टाइप का, इसका ज्योग्राफिकल नाम जो है ना, ज्योग्राफिकल नाम है। अब इंग्लैंड कल को कहेगा कि हम लोग ग्रेट ब्रिटेन था, ये ब्रिटेन मतलब ये सब जो इंग्लिश चैनल हो गया, बे ऑफ बिस्के हो गया, ये सब ज्योग्राफिकल नाम होते हैं। तो हर लोकेशन का ज्योग्राफिकल नाम होता है, ज्योग्राफिकल नाम कभी नहीं बदलता। जैसे पर्सियन गल्फ है, तो पर्सिया पहले ईरान का नाम था, तो अब ईरानियन गल्फ थोड़ी हो जाएगा, वो पर्सियन गल्फ ही रहेगा। उसी प्रकार से इसको ब्रिटिश आइल्स बोलते हैं, ब्रिटिश आइल्स। ब्रिटिश आइल्स एक आइलैंड है और आइलैंड पे 3 कंट्री है। नीचे से देखिएगा तो इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड वेल्स, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड वेल्स आइलैंड, इन तीनों को मिला करके ग्रेट ब्रिटेन बोलते हैं। और ग्रेट ब्रिटेन में जैसे ही आपने नॉर्दर्न आयरलैंड के पार्ट को मिला लिया, जो कि नॉर्दर्न आयरलैंड का जो पार्ट है उसको बोलते हैं बेलफास्ट, तो बेलफास्ट के रीजन को अगर आपने उसमें मिला लिया तो ये हो जाता है यूनाइटेड किंगडम। बस इतना ही समझाना था। यहीं से अंग्रेज आए थे, यहीं से एओ ह्यूम आए थे, यही लोग आकर के हमारे ऊपर क्या कहें, कॉलोनी बनाया था। रूल तो हम करेंगे। तो और इसके बगल में ये जो छोटा सा आइलैंड दिख रहा है, इसका ज्योग्राफिकल नेम है इमराल्ड आइलैंड। इसका नाम क्या है? इमराल्ड आइलैंड। उस पर भी एक देश है, उसका नाम है आयरलैंड। उस देश का नाम क्या है? आयरलैंड। ओके, तो ये हो गया आपका ब्रिटिश आइल्स की कहानी। अब हम इंग्लिश चैनल पार करते हैं और नीचे आ जाते हैं। इधर से ऐसा देखते हुए ऐसे निकल जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर एक आपको लैंड मास दिखेगा, मैं जितना पेंट कर रहा हूं उतना देखिएगा। देखिए, इधर आपका मेडिटेरेनियन सी, ये स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ये आपका अटलांटिक ओशन, ये आपका बे ऑफ बिस्के। नीचे मेडिटेरेनियन सी, इधर अटलांटिक ओशन, बे ऑफ बिस्के। अ लैंड मास सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम 3 साइड इज नोन एज पेनिनसुला। तो इसको बोला जाता है आइबेरिया, आइबेरिया पेनिनसुला, आइबेरिया पेनिनसुला। क्या नाम है इसका? आइबेरिया पेनिनसुला। आइबेरिया पेनिनसुला पे कितने देश? 2 देश, स्पेन और पुर्तगाल, स्पेन और पुर्तगाल। आइबेरियन पेनिनसुला पे कितने देश? 2 देश, पुर्तगाल और स्पेन। इसी पुर्तगाल से पुर्तगीज आए थे। देखिए, एक आइबेरियन पेनिनसुला है, आइबेरियन पेनिनसुला नीचे से मेडिटेरेनियन सी, आपका स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, उसके बाद आपका वेस्टर्न साइड से अटलांटिक, मतलब वेस्टर्न और नॉर्दर्न साइड से अटलांटिक ओशन, और एक साइड से ऐसा फ्रांस से सटा हुआ है। तो इसको क्या बोलते हैं? आइबेरियन पेनिनसुला। अ लैंड मास व्हिच इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम 3 साइड इज नोन एज पेनिनसुला। तो आइबेरिया पेनिनसुला पे कितने देश? 2 देश। ब्रिटिश आइल्स पर कितने देश? 3 देश। ब्रिटिश आइल्स पे कितने देश? 3 देश। इमराल्ड आइलैंड पे कितने देश? 1.5 गो देश नहीं, एक ही देश है, आयरलैंड। यूनाइटेड किंगडम का वो हिस्सा है, ऐसा मान लिया जाता है। उस पे एक ही देश है, इमराल्ड आइलैंड पे एक ही देश। आइबेरियन पेनिनसुला पे 2 देश। पुर्तगाल, यहीं से हमारे पुर्तगीज आए थे, वास्को डगामा। वास्को डगामा डगामा को ऐसा बहुत समय तक फ्रेज किया गया कि इसने डिस्कवर कर दिया इंडिया को। इंडिया को किसी ने डिस्कवर नहीं किया।
जब इन लोगों का पता नहीं था, आपको पता है 2015 में दिल्ली यूनिवर्सिटी के संस्कृत डिपार्टमेंट ने एक मतलब आयोजन किया कि हम पता करेंगे एक्चुअल में कि वेद कब लिखे गए। डेट निकल के आई बहुत मशक्कत करने के बाद, कम से कम 4,000 4,500 साल पहले, कोई कोई 5,000 बोलता है, 6,000 बोलता है, मतलब मैं एक ऑर्गेनाइजेशन की बात बोल रहा हूँ। संस्कृत डिपार्टमेंट ने, आप सर्च कीजिएगा, संस्कृत डिपार्टमेंट ने 2015 में दिल्ली यूनिवर्सिटी का ये खोजने की कोशिश की कि आखिर वेद हमारे कब लिखे गए। तो डेट निकल के आया 4,500 से 5,000 साल पुराने। तो उस समय तक हम वेदांत लिख रहे थे, ठीक है। और ई चोट्टा कब आया? 1498 में। 1498 में ये भारत आया। तो ई कैसे खोज सकता है? मतलब लिखने वाला को भी सोचना चाहिए। तो ई कौन होते हैं हमको डिस्कवर करने वाले? तो इंडिया को किसी ने डिस्कवर नहीं किया, वो हमेशा से था और हमेशा रहेगा। इन्होंने अल्टरनेट सी रूट खोजा था इंडिया पहुंचने के लिए, क्योंकि ये वाला टर्की वाला जो रीजन था ना, टर्की वाला रीजन, इनसे हमारा व्यापार बहुत पहले से चलता था। ये टर्की वाला रीजन था ना, यहाँ पर जो रोमन एम्पायर था, तो ये आपका बहुत दूसरी बात हो जाएगी। यहाँ पे जब मुस्लिम रूलर्स आ गए ना, तो वो इधर से लैंड वाला एरिया ब्लॉक कर दिए थे, ये लोग जा नहीं पाते थे और इनको स्पाइसेस की बहुत जरूरत पड़ती थी। बिजनेस तो हमेशा से करते थे, तो ये प्रेशर में आकर के एक तो दूसरा रास्ता भाया अफ्रीका के नीचे से, एक अल्टरनेट सी रूट, मतलब ये जानते थे कि अगर हम समुद्र से निकलेंगे और दुनिया गोल है तो कहीं ना कहीं से ऐसे तो पहुंच ही जाएंगे। तो वही खोजने के लिए गए थे, जिसमें सक्सेसफुल हुए थे वास्को ड गामा। और इसी में गलती से कोलंबस पहले निकला था। तो कोलंबस जा करके लड़ गया उधर नॉर्थ अमेरिका में, तो बोला कि हम इंडिया खोज लिए, मतलब वेस्ट इंडीज। 2 साल तक किसी को पता नहीं चला था, कुछ भी हल्ला करता है। तो इन्होंने अल्टरनेट सी रूट खोजा था पुर्तगीज ने। तो ये है आपका आइबेरिया पेनिनसुला, जहां पे कितने देश हैं? 2 देश, स्पेन और पुर्तगाल। स्पेन की राजधानी है मैड्रिड, मतलब फैशन वगैरह इस सब चीज के लिए बहुत फेमस है। और पुर्तगाल लिस्बन, मतलब ये सारे यूरोप के सारे कंट्री का लिविंग स्टैंडर्ड और उनका पर कैपिटा इनकम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से रहते हैं। और इनका दबदबा रहा है शुरू से ही, मतलब हिस्ट्री आप पढ़िएगा तो सारा चीज ऐसा बोला जाता है, क्लेम भी लगता है कि यूरोसेंट्रिक ही है। तो हमने क्या देखा आज? ब्रिटिश आइल्स, इम्बरलाड आइलैंड, आइबेरियन पेनिनसुला। इसके बाउंड्री पे एक छोटा सा यहाँ पे देश है पहाड़ के ऊपर, इसका नाम है एंडोरा। क्या नाम है? एंडोरा। स्पेन से आप जाइएगा, यहाँ पे कौन सा माउंटेन रेंज है? यहाँ पर एक माउंटेन रेंज है, उस माउंटेन के ऊपर एक छोटा सा देश है, उसका नाम है एंडोरा। इसमें बहुत छोटे छोटे देश मिलेंगे आपको, जैसे नीचे वाले को मिलेगा माल्टा, नीचे आपको इधर माल्टा मिलेगा, बहुत छोटे छोटे हैं। रोम में आपका एक, ये देखिए, एक मोनाको। रोम में एक जगह मिलेगा होली सी, उसका नाम चेंज कर, वेटिकन सिटी का नाम चेंज कर दिया होली सी। तो यहाँ पर एक वो छोटा सा देश मिलेगा। तो इधर बहुत छोटे छोटे भी देश मिलेंगे, हम सब देखेंगे। तो ये आपका एंडोरा कहाँ है बाबू? तो फ्रांस और स्पेन के बॉर्डर पे ही है एक छोटा सा देश एंडोरा। उसके बाद ये फिर एक बड़ा सा देश आपको दिखता है फ्रांस का ये जो बोर्डेक्स शहर है ना, बोर्डेक्स शहर, यहाँ पे पढ़ाई हो रही थी। और यहाँ पे अंगूर की खेती बहुत ज़्यादा होती है। और यहाँ पे जो बोर्डो एक और सिटी है जो शैंपेन के लिए फेमस है। शैंपेन एक तरह का मतलब ड्रिंक होता है, तो वो अंगूर वगैरह से बनता है। तो क्या हुआ कि बहुत सारे बच्चे ना, जैसे बच्चे ऐसा आ जाते थे और अंगूर तोड़ लेते थे। एक यूनिवर्सिटी थी, तो वहाँ पर एक लड़का था, उसको अच्छा नहीं लगता था कि बच्चा सब आकर के अंगूर चुरा के ले जाता। तो उसने क्या किया कि कुछ रखा हुआ था पेंट करने के लिए, चूना वगैरह, उसको ऐसा मिला करके और जो अंगूर हैं उन पे ऐसा छिड़क दिया था। और उसी समय गलती से ना कोई फंगल डिजीज जो थी वो अंगूर में, मतलब पूरा फ्रांस परेशान था इस फंगल डिजीज से। पूरे फार्मर परेशान थे कि फंगल डिजीज कौन सा है, सारा अंगूर बर्बाद कर देती है, हम लोग को शैंपेन दारू पीने के लिए नहीं मिलता। तो उस लड़के ने फेंक दिया था ना। तो जब देखा गया ना कि उस कॉलेज के कैंपस में जितने अंगूर थे जिसपे वो लड़का ने वो छिड़काव कर दिया था गलती से ना जानते हुए, तो उस पर वो फंगल डिजीज नहीं लगा था और वो अंगूर अच्छे कंडीशन में थे। फिर एक प्रोफेसर ने उसी में, मतलब वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी थी, तो उन्होंने उसको चेक किया, तो पता चला कि
कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस लाइम, लाइम। तो इस जगह का नाम है बोर्डेक्स। कहाँ यूनिवर्सिटी थी? तो बोर्डेक्स। इस जगह का क्या नाम है? बोर्डेक्स। और इसको क्या कहा जाता है? बोर्डेक्स मिक्सचर। क्या कहा जाता है? बोर्डेक्स मिक्सचर। ये गलती से इन्वेंट हो गया था। और जानते हैं आप इसको किसी भी बीमारी में यूज कर सकते हैं प्लांट के, मतलब एग्रीकल्चर में बोर्डेक्स मिक्सचर। बोर्डेक्स मिक्सचर मतलब कॉपर सल्फेट और प्लस लाइम, इन दोनों को मिलाइए, इसका वाटर भी यूज कीजिए, मतलब हर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, फंगल इन्फेक्शन हो, कुछ भी हो, सब में काम करता है। तो उस तरह से वो बच गया था। और एक्सीडेंटली ये CuSO4 प्लस लाइम, ये क्या होता है? बोर्डेक्स मिक्सचर। बोर्डेक्स पेस्ट लगा के पेड़ के तने में देखे होंगे, यहाँ तक ऐसा लगा के पोत देता है। बोर्डेक्स पेस्ट रहता है, मतलब वाटर का क्वांटिटी कम करके पेस्ट बना दीजिए या पानी बढ़ा करके छिड़क दीजिए, तो आपका फसल वगैरह ठीक रहता है। तो वो कहाँ से आया था? बोर्डेक्स से। और बोर्डेक्स कहाँ है? बोर्डेक्स फ्रांस में है। फ्रांस में ही ना एयरबस कंपनी है, एयरबस। टाटा कंपनी ने इसकी एयरबस और नॉर्थ अमेरिका का बोइंग कंपनी को टोटल अगर बोला जाए तो 870 पैसेंजर विमान का ऑर्डर दिया है। एयरबस एक ऐसी कंपनी है जहां से पूरा यूरोप मिलकर के काम करता है, बहुत सारे देश मिलकर के एयरबस कंपनी चलाते हैं। और दुनिया में दो ही पैसेंजर वाली आपकी बनाने वाली, मतलब पैसेंजर एयरप्लेन सिविल एविएशन के लिए बनाने वाली दो ही कंपनी है, एक आपकी अमेरिका की बोइंग और एक फ्रांस की एयरबस। तो यहाँ पे एयरबस है। चार्ली हेब्डो, बहुत सारे चीज़ों से फ्रांस को याद रख सकते हैं। इंडिया से रिलेशन बहुत अच्छा है। मैक्रो साहब बहुत अच्छा है, मतलब इंडिया से बहुत अच्छा रिलेशन है। इंडिया प्लस ISA, मतलब इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इंडिया और फ्रांस ये दोनों मिलकर ही मेन पार्टनर है, दोनों मिलकर ही शुरू किए इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो गुरुग्राम, हमारे देश में। तो उसमें भी फ्रांस हमारा सपोर्ट कर रहा है। आपने अभी WAG 1200 इस इंजन के बारे में रेलवे इंजन का बहुत कुछ दिन पहले न्यूज में था कि सबसे हेवीएस्ट इंजन है, सबसे पावरफुल इंजन है। एल्स्टॉम कंपनी प्लस मधेपुरा बिहार राज्य, मधेपुरा के इंजीनियर और एल्स्टॉम कंपनी, वो भी कहाँ की है? फ्रांस की। तो एल्स्टॉम कंपनी ने मिल करके WAG 12,000 इंजन बनाया, आपका 12,000, मतलब दुनिया का सबसे पावरफुल रेलवे इंजन बनाया भारत के बिहार राज्य में। तो ये आपका राफेल, डसॉल्ट, राफेल कहाँ से है? फ्रांस से। तो मतलब फ्रांस से हमारा जो स्ट्रेटेजिक रिलेशन हो या कॉमर्स रिलेशन हो या ट्रेड हो, बहुत अच्छा रिलेशन है फ्रांस से। तो फ्रांस के बारे में कुछ ज़्यादा, मतलब देखिए एल्स्टॉम, फिर आपका यहीं पे इसकी राजधानी पेरिस है, बहुत सारा। एल्स्टॉम से याद रख सकते हैं आपका डसॉल्ट एविएशन, हमारा रफाल के लिए याद रख सकते हैं। चार्ली हेब्डो का कांड यहीं से शुरू हुआ था, उसके चलते जो समझ में आए उसके चलते याद रखिए। बट याद रखिए कि ये कहाँ है और इसकी बाउंड्री किससे लगती है? तो स्पेन से। स्पेन और फ्रांस के बाउंड्री पे एक छोटा सा देश है, एकदम बटन बराबर, उसका क्या नाम है? एंडोरा। तो नेक्स्ट क्लास हम इसके आगे कल देखेंगे। इसके लिए तब तक के लिए जय हिंद, अच्छे से रहिए।